सीरिया में सरकार गिर चुकी है और यह भारत के लिए एक वेकअप कॉल है। वहां के तानाशाह बशर अल असद रसिया भाग चुके हैं और अब ऐसे में सीरिया को टर्की बैंक्स रिबेल कंट्रोल करेंगे। जरा गौर कीजिए कि वन बाय वन अलग अलग देशों की सरकारें चेंज होती दिखाई दे रही हैं। कहीं पर प्रोसेस फॉलो किए जा रहे हैं तो कहीं एक कू के जरिए, लेकिन सीरिया जो देश के मैप में कहाँ आता है यह भी आधे इंडियंस को नहीं पता होगा। वहाँ रेजिम चेंज होने से भारत में क्या फर्क पड़ता है? फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि सीरिया और भारत में एक बड़ी सिमिलरिटी है। भारत से 4000 किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी सीरिया भारत के लिए एक कुशल मुद्दे पर सपोर्ट करता था, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन पहले यह समझना जरूरी है कि सीरिया में आखिर सरकार गिरी कैसे, क्योंकि यह हार सीरिया की हार नहीं है, यह हार रसिया और ईरान की है, क्योंकि सीरिया की यह सरकार रसिया से एलाई थी। शायद 2022 के बाद पहली बार रसिया को हार का सामना करना पड़ा है और पुतिन इस बात से काफी परेशान है। दुनिया में हो क्या रहा है, चलिए समझते हैं। 2025 जियोपॉलिटिक्स के लिए एक इंटरेस्टिंग साल होने वाला है। तो सीरिया के बारे में अच्छे से समझने के लिए हमने इसको चैप्टर वाइज किया है। चैप्टर 1, फॉल ऑफ डेमेस्कस। डेमेस्कस सीरिया की कैपिटल है और एथलीस्ट हुआ करती थी। सीरिया का मैप कुछ ऐसे दिखता है, लेकिन यहाँ पर एक फैक्ट है कि पूरी सीरिया का कंट्रोल एक सरकार नहीं कर रही है। सीरिया में कई सालों से कंट्रोल अनेक अलग अलग फंक्शन में शेयर्ड था। 26 नवंबर तक सीरिया का कंट्रोल कुछ ऐसा था। इस पार्ट पर बशर अल असद की सरकार का कंट्रोल था। इस पार्ट्स को कार्ड्स कंट्रोल करते थे। तुर्किया का कंट्रोल इस पार्ट पर था और यहाँ रेबल फोर्सेस कंट्रोल करती थी। और दोस्तों सिर्फ 11 दिनों में यह मैप बदलकर ऐसा हो चुका है। चलिए इस तख्ता पलट की टाइमलाइन देखते हैं। 27 नवंबर को सीरियन रेबल ने अटैक की शुरुआत की। सीरिया में HTS हयात तहरीर अल शैम इनका लीडर है। इस नाम को जरा याद रखिएगा। इन्हें ऊपर से टर्की का भी सपोर्ट मिलता है। शुरुआत यहाँ के अल्फो शहर से हुई। 3 दिन उनके सीरियन आर्मी के साथ क्लैशेस हुए, लेकिन 30 नवंबर तक उन्होंने अल्फो शहर को सीरिया के कैपिटल डेमास्कस से जोड़ने वाला यह M5 मोटरवे कैप्चर कर लिया। आगे बढ़कर 5 दिसंबर तक हमाक को कैप्चर कर लिया और फिर होम्स को भी। हर जगह सीरिया आर्मी ने हार मान ली और रेबल्स स्ट्रॉन्ग होते गए, क्योंकि सीरिया की मिलिट्री अपने पीछे बहुत सारे हथियार और एमिनेशन छोड़ जाते थे जो अटैक को आगे बढ़ाने के लिए रेबल्स के काम आते थे। और फिर बारी आती है डेमास्कस की और 8 दिसंबर 2024 को सीरिया की कैपिटल भी गिर जाती है। सारा गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर रेबल फोर्सेस के हाथ चला जाता है। पूरी की पूरी सीरिया आर्मी इराक भाग गई और सीरिया के प्रेसिडेंट अल असद अपनी फैमिली के साथ रसिया भाग गए। लेकिन सरकार गिरने के बाद भी सीरिया सेलिब्रेशन में है। सीरिया के लोग खुश हैं, ऐसा क्यों? चैप्टर 2 में समझते हैं। चैप्टर 2, असद सरकार के क्राइम्स। पिछले 24 सालों से बशर अल असद सीरिया के तानाशाह थे और उससे पहले 30 सालों के लिए उनके पिता, और उन्होंने सीरिया को नरक बना दिया था। सीरियन आर्मी के सोल्जर्स उन्हें एक गॉड की तरह ट्रीट करते थे। एक तरह से कहा जाए तो उनकी पूजा ही करते थे। 2010 और 2011 में मिडिल ईस्ट के कई देशों में प्रो डेमोक्रेसी अपराइज हुए, जिन्हें अरब स्प्रिंग्स कहते हैं। इसका इम्पैक्ट ट्यूनीशिया, इजिप्ट, यमन, बहरीन, लीबिया, मोरक्को और सीरिया पर हुआ। इस प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट को रोकने के लिए अल असद सरकार ने वायलेंट स्टेप लिए, जिससे एक सिविल वार की शुरुआत हुई। मॉस अरेस्ट, टॉर्चर, केमिकल वेपन, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और रेसिडेंशियल एरियाज को टारगेट करना आम बात बन चुकी थी। प्रोटेस्टर्स जिनको जेल में रखते थे वो कुछ ऐसे दिखते थे। दोस्तों इतनी बुरी कंडीशन में लोगों को रखा जाता था। पावर और इकोनॉमी कुछ ही लोगों के हाथों में कंसंट्रेटेड थी और गाँवों के हालात कुछ ऐसे थे। सीरिया के लोग इन्हीं कंडीशन से तंग आ चुके थे। और दोस्तों यही कारण है कि आज सरकार गिरने के बाद भी सीरिया के लोग इतने खुश दिखाई दे रहे हैं। पहले चैप्टर में हमने एक रेबल ग्रुप HTS की बात की थी जो अल कायदा से लिंक थे और कई देशों ने इन्हें एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन भी घोषित किया है। यानी रेबल ग्रुप्स भी दूध के धुले नहीं है। और इजराइल ने सीरिया के केमिकल वेपन की फैक्ट्री भी डिस्ट्रॉय कर दी है ताकि आईएसआईएस के हाथों यह हथियार न लगे। यानी सीरिया के लोगों के लिए जो भी नई सरकार बनेगी वो कैसी होगी इसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता। चैप्टर 3, इम्पैक्ट ऑफ सीरिया ऑन
इंडिया। ये इवेंट एक इंडिया प्रोस्पेक्टिव से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वन बाय वन आप देख सकते हैं कि दुनिया में सरकारें गिरती जा रही हैं। पहले बांग्लादेश में सरकार गिरी और अब सीरिया में। दोनों देशों में रीजन अलग जरूर है, लेकिन नतीजे सेम ही हैं। सीरिया और भारत 4000 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन सीरिया और भारत में एक बहुत बड़ी सिमिलैरिटी है, जो कि है नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट का मतलब यह है कि जब से नेहरू जी हमारे पीएम बने थे, तब से भारत ने ये डिसाइड कर दिया था कि भारत ना ही अमेरिका का साइड लेगा और ना ही रसिया का। लेकिन नॉन अलाइनमेंट होने के बावजूद भी, जैसे भारत और रसिया के पिछले 70 साल से इकोनॉमिक टाइज है, ट्रेड के टाइज है, वैसे ही सीरिया के भी हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC के कई देश कश्मीर के मुद्दे पर भारत को नहीं पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, लेकिन सीरिया उन चुनिंदा देशों में से एक था जो कहता था कि भारत और कश्मीर का मुद्दा उनका अपना इंटरनल मुद्दा है। सीरिया ने 2016 में कहा था दैट इंडिया हैज द राइट टू रिजॉल्व द कश्मीर इशू इन एनी मैटर विदाउट एक्सटर्नल असिस्टेंस। ऐसे कितने मुस्लिम देश हैं जो कश्मीर मुद्दे पर भारत का सपोर्ट करते हैं, और बदले में भारत जब भी यूनाइटेड नेशन में सीरिया के सैंक्शन करने की बात होती थी तो उसे अपोज करता था। भारत में सीरिया की स्टूडेंट स्कॉलरशिप के तौर पर आते हैं। भारत के स्टडी इन प्रोग्राम में 1500 सीट सीरियन स्टूडेंट को ऑफर किए गए हैं। भारत ने सीरिया में इन्वेस्टमेंट भी की है। हमने सीरिया को $240 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है, जो तीसरी थर्मल पावर प्लांट के लिए यूज होता है। वैसे ही ऑयल, एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी भारत ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। अब सीरिया में जो नई सरकार बनेगी उस पर इनडायरेक्टली कंट्रोल टर्की का होगा, जिन्होंने हमेशा से ही कश्मीर मुद्दे पर भारत को क्रिटिसाइज किया है। यानी जियोपॉलिटिकल लेवल पर एटलीस्ट एक मुद्दे पर हमें सपोर्ट करने वाला एक मुस्लिम देश भारत ने खो दिया है। वीडियो का कंक्लूजन यही है कि सीरिया में होने वाली वार भारत के लिए एक वेकअप कॉल है, और इसके 3 रीजंस हैं। एक, सीरिया भी हमारी तरह एक नॉन अलाइन देश था जरूर, लेकिन जैसे सीरिया के रसिया के साथ टाइज थे वैसे हमारे भी हैं, और इसकी पनिशमेंट सीरिया को मिली है। 2, ग्लोबल पावर शिफ्ट हो रही है, कहीं डेमोक्रेटिक या फिर कहीं तख्ता पलट होकर सरकारें गिर रही हैं, और भारत को केयरफुल रहने की जरूरत है। 3, अब हमने कश्मीर मुद्दे पर भारत को सपोर्ट करने वाला एक मुस्लिम देश खो दिया है, और इसके लिए हमें अपने फॉरेन रिलेशन सुधारने होंगे। भारत को यह समझने की जरूरत है कि रेजिम चेंज की थ्योरी सच है। बड़े सुपर पावर्स किसी भी दूसरे देश को पावरफुल होता नहीं देख सकते, तो जब भी कोई लीडर बहुत समय के लिए सत्ता में रहता है तो उसे गिराने की पूरी कोशिश होती है।